नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में दुल्हन हेलीकॉप्टर लेकर आया है दूल्हा। दुल्हन सपना को लेने पहुंचा दूल्हा सचिन। ये बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से आया दूल्हा। दुल्हन सपना को लेने पहुंचा दूल्हा सचिन। जहांगीरपुर से सचिन की खुर्जा के नेहरूपुर गांव में आई थी ये बारात। उड़न खटोले में सपना की डोली ससुराल गई। ये बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर हेलीकॉप्टर पर सवार दूल्हा पहुंचा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दूल्हा का नाम सचिन, जो कि अपनी दुल्हन सपना को लेने के लिए पहुंचा था। जहांगीरपुर से नेहरूपुर गांव पहुंचा दूल्हा। हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मैदान में उमड़ पड़े लोग। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए वहां पर पुलिस बल भी तैनात की गई थी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहां पर दूल्हा, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, हेलीकॉप्टर में पहुंचा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से दमकल विभाग और पुलिस बल यहां पर तैनात। ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं यूपी के बुलंदशहर की ये तस्वीर, जहां पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से आया। तो ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे देखने को मिलती हैं। और जो सपना होता है उस सपने को पूरा करने की कोशिश होती है लोगों की। और यहाँ तो दूल्हे का नाम सचिन और दुल्हन का नाम सपना। तो इस सपने को दूल्हे ने पूरा किया। सपना को हेलीकॉप्टर से ले जाने के लिए पहुँचा और वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि आखिर वो दूल्हा कौन है जो अपने दुल्हन को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुँचा है। आमतौर पर वीआईपीज पहुँचते हैं, चुनावी दौरा होता है या दूसरे कार्यक्रम होते हैं तो उड़न खटोले का लोग दीदार करते हैं, लेकिन ये मौका था जहां दूल्हा पहुंचा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। और यूपी के बुलंदशहर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों की भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई और अपने ही अंदाज में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी दुल्हनिया सपना को ले जाने के लिए सचिन नाम का ये दूल्हा आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये पहुंचा हेलीकॉप्टर में सवार होकर और फिर यहाँ से उड़न खटोले में उड़ान भरता हुआ। चलिए बढ़ते आगे। हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा से ये बड़ी खबर, जहां शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू महासभा ने ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने हिंदुओं से अपील की कि वो सनातन समर्पण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको बता दें कि राजश्री चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। साथ ही मथुरा में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए। नमाज के जवाब में ये हनुमान चालीसा बताया जा रहा है। शाही ईदगाह में क्या हनुमान चालीसा का पाठ होगा, दोपहर 12 बजे के लिए आह्वान किया गया है और प्रशासन मुस्तैद। खलबली मची है कि क्या यहाँ पर कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, लेकिन नमाज के जवाब में क्या ताजमहल में भी चालीसा। यहाँ पर मथुरा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर 12 बजे शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान किया गया है। हिंदू महासभा ने सनातन समर्पण दिवस घोषित किया आज की तारीख को। मथुरा में शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया गया है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से शासन प्रशासन मुस्तैद है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 से ज्यादा लोग एक साथ कहीं इकट्ठा न होने पाए, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इस पर नजर है प्रशासन की। और इसके बाद देखने वाली बात कि क्या 12 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। दरअसल हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने हिंदुओं से अपील की है कि वो सनातन समर्पण दिवस यानी 6 दिसंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यानी पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया गया है, अपील की गई है।
पवन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। पवन, क्या और बताया जा रहा है इस बारे में? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है और जो ये अपील की गई है हनुमान चालीसा के पाठ की, उसे लेकर क्या और अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का जब से ऐलान किया है, तब से अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन अब चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन जो यहाँ के लोग हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। ना ही किसी को जन्म स्थान की तरफ जाने दिया जा रहा है और ना ही लोगों को वहाँ तक जाने दिया जा रहा है। लोगों को काफ़ी चेक किया जा रहा है। उसके बावजूद जो शाही ईदगाह है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, करीब 1200 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। जो ड्रोन के यहाँ शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ, और देखिए आप किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही मथुरा में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। पूरे जनपद में धारा 144 लागू की गई है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आह्वान है और मथुरा में खास तैयारी, और क्योंकि यहाँ पर शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम है, आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री हैं जिन्होंने अपील की है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 43 हिंदूवादी नेताओं पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इंतजाम किस तरीके से है पुलिस प्रशासन के, इसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से ही हिंदू महासभा ने मथुरा के शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया है। उसकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन समर्पण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको बताएं कि राजश्री चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री हैं। प्रशासन सतर्क हो गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चलिए, और बाबा साहब आम्बेडकर उनके सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मोदी, ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी। जब उन्हें उनके अनुयायी और पूरा देश एक महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मानता है, यानी कि एक ऐसा महामानव जिसने इस देश में जन्म लिया और शोषितों और वंचितों के लिए काम किया और साथ ही साथ देश निर्माण में जो वो एक अमूल्य योगदान दिया, और वो भी ज्ञान के जरिए, कलम के जरिए, जिसमें कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं था और किसी भी तरीके। तो बाबा साहब की 67वीं पुण्यतिथि और इस पर खास कार्यक्रम का आयोजन, बाबा साहब को नमन करते हुए दिग्गज हस्तियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब को पूरा देश नमन करता हुआ, और आप देख सकते हैं आज 67वीं पुण्यतिथि पर किस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। बाबा साहब को पूरा देश नमन कर रहा है। संविधान निर्माता और उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पूरे देश में आयोजन, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई संसद परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, तमाम दिग्गज हस्तियों ने बाबा साहब को नमन किया है। बाबा साहब की आपको बता दें कि 67वीं पुण्यतिथि है आज। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है।
तो लगातार इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब हो चुका है। AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। तो प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से काफी नीचे जाता हुआ, काफी खराब होता हुआ, डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में एंट्री बैन, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खराब होता हुआ और इसे देखते हुए ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है, जहां जरूरी नहीं है उन कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, ताकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो चुका है उसमें कुछ सुधार हो। ग्रैब 3 की ये पाबंदियां लागू की गई हैं। डीजल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर, जहां पर लगातार पिछले काफी समय से प्रदूषण का स्तर खराब होता हुआ AQI लेवल 300 के बाद अब 400 को पार कर चुका है और इसको देखते हुए ग्रैब 3 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। ग्रैब की जो पाबंदियां हैं उनका लेवल, जो प्रदूषण का स्तर है उसको देखते हुए मुंडिका में 395, नई दिल्ली यूएस एम्बेसी में 311, उत्तम नगर में 304, कहीं भी 300 के नीचे नहीं है और 400 के आसपास भी दिल्ली में पोल्यूशन का अनकंट्रोल स्तर, यानी उस पर अब कोई नियंत्रण नहीं है ऐसा लगता है और सबने घुटने टेक दिए हैं। जो भी कोशिश हो रही है ऐसा लगता है कि काफी नहीं है, वो नाकाफी साबित होती हो और एक बार फिर से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर, प्रदूषण का स्तर खतरनाक से और भी खतरनाक होता हुआ 400 के करीब पहुंचता हुआ। आरके पुरम में 300, शहीद सुखदेव कॉलेज 300, जहां पर भी पोल्यूशन का स्तर देखिए, जहां पर भी मापा जाए वहां पर 300 से नीचे नहीं है और 400 के आसपास भी कई जगहों पर। और आइए आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता आनंद की प्रदूषण के स्तर को लेकर रिपोर्ट। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की MCD के एग्जिट पोल आने के बाद जहां दिल्ली का सियासी तापमान अपने चरम पर चल रहा है, तो वहीं बात करें दिल्ली की हवा की गुणवत्ता की, तो दिल्ली की हवा इस वक्त ही बेहद जहरीले स्तर पर है। हम खड़े हैं ITO चौराहे पर और आपको बताएं ये दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से आता है और यही चौराहा नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से जोड़ता है, जहां पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऑफिस है, जहां पे तमाम सूचकांक लगाए गए हैं। वो आपको बताएंगे कि दिल्ली की हवा इस वक्त कितनी सुरक्षित है। आप सामने देख सकते हैं, आपको बोर्ड पे वो तमाम सूचकांक दिखेंगे जिसमें NH3 मीथेन 59.40, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PM10 315, तमाम चीजें दिखाई जाएंगी और बताई जाएगी कि दिल्ली की गुणवत्ता कितनी साफ है। दिल्ली को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वाद प्रत्यावार तो करते रहते हैं, लेकिन दरअसल असलियत में लगातार दिल्ली वासियों को इस समय इस पॉल्यूशन से लेकर फेस करना पड़ता है, और जो दिल्ली वालों का लगातार दम घोटता जा रहा है। कैमरामैन निहाल के साथ में आनंद कुमार सिंह, भारत 24, दिल्ली। तो आनंद की रिपोर्ट आपने देखी और आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, आपने रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से MCD चुनाव के बाद जो पोल्यूशन का स्तर है वो ऊपर जाता हुआ और अब जो है वक्त आ गया है कि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएं। यहाँ पर सिर्फ हवाबाजी में काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हवा बिल्कुल खराब होती चली जा रही है। आप इस वक्त कहाँ हैं, वहां पर स्थिति क्या है और आगे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विभाग है, वो किस तरीके से काम करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको अपनी जगह की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। मैं इस वक्त दिल्ली के उस लुटियंस जोन में हूं जो नई दिल्ली देश की राजधानी पहचानी जाती है, जहां यहां तमाम पावर सेंटर्स हैं। मैं इस वक्त उस कर्तव्य पथ पर खड़ा हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, जिसके बाद 2.5 किलोमीटर का ये कर्तव्य पथ इस वक्त देश की पहचान है, नरेंद्र मोदी की पहचान है। लेकिन दिल्ली के लिए एक अलग प्रॉब्लम सामने आ रही है। लगातार कई बार हर साल इस पॉल्यूशन को लेकर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रत्यावार करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी उस पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली वासियों के दिल में बेहद ही डर का माहौल रहता है और लगातार इस समय दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। अब मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं, ये कर्तव्य पथ है जो 2.5 किलोमीटर का कर्तव्य पथ के सामने रायसीना हिल्स के इंडिया गेट है और आप मेरे विजुअल्स में देख सकते हैं, आपको घना कोहरा दिखेगा। आप कह सकते हैं कि ये सर्दी का वातावरण होगा या कोहरा होगा, लेकिन दरअसल ये कोहरा नहीं, ये पॉल्यूशन है। ये वो पॉल्यूशन है जो लगातार पंजाब में पराली जलाने के बाद आ रहा है और लगातार इसको लेकर तमाम सरकारें एक दूसरे पर वार प्रत्यावार कर रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं 2.5 किलोमीटर की ये सड़क, जिसमें इंडिया गेट तक देखना बेहद ही मुश्किल हो गया है। और अगर आपकी बात बताऊं तो मैं लुटियंस की, ये वो दिल्ली है जहां तमाम पेड़ हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा राजधानी में जिसमें पेड़ है वो दिल्ली गिनी जाती है। अगर
नई दिल्ली का ये आलम है, तो अब बाकी शहरों का आलम खुद लगा सकते हैं कि उनका क्या होगा। दिल्ली के तमाम शहर इस वक्त AQI जिसकी बात करें, एयर क्वालिटी वेरी अनहेल्दी और डेंजरस लेवल में चल रही है। लगातार बीजेपी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पंजाब से होता है, लेकिन इस वक्त पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते पराली रिकॉर्ड स्तर पे जली है। तो आप सवाल उठा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर दूसरी सरकारों पे तो मत्थे डाल रही थी, लेकिन जब से दोनों राज्यों में उनकी सरकार आई है, उसके बाद भी दिल्ली वासियों को एयर क्वालिटी इंडेक्स में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और यही सवाल लगातार भारत 24 पूछ रहा है कि दिल्ली को कब तक गैस चैम्बर में तब्दील रहना पड़ेगा। बिल्कुल यही सवाल यहां पर। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हुए एक्शन लेने का वक्त है। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र और भारतीय सेना को चेतावनी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार और सेना जम्मू कश्मीर के चुनाव में दखल न दें, वरना यहां तूफान आ जाएगा। कभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती थी, लोग जाते थे तो उनके पैर तोड़ने की धमकी दी जाती थी, ईवीएम को कब्जे में रखते थे। तो अनर्गल यहां पर आलाप, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से विवादित बयान। सेना और सरकार फारूक की गाली खाए, जो सेना हमें बचाए, क्या वो गाली खाएगी? यहां फारूक अब्दुल्ला ने सेना को भी चेतावनी दे दी। तो ये विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला, और गाहे बेगाहे ऐसे बयान फारूक अब्दुल्ला देते रहे हैं, विवादों में घिरते रहे हैं, काफी आरोपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम नहीं सुधरने वाले। एक बार फिर से सेना को लेकर भी अनर्गल बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने, एक तरीके से चेतावनी दी है। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूं, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, जमात को मजबूत कीजिए। हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है, तब फारूक अब्दुल्ला है, इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से भड़काऊ बयान भी इसे कहा जा सकता है, उकसाने वाला बयान भी कहा जा सकता है। और फारूक के बयान के बाद सियासी हलकों में भी किस तरीके से घमासान शुरू हो चुका है, कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। न वहां के लोगों को एतमाद में लिया है, न वहां के नेताओं को एतमाद में लिया है, और फौज की बड़ी तादाद कश्मीर के अंदर लगा दी है। इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए, और वहां का इलेक्शन भी इन हालात में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो कश्मीर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतने दिनों बाद आपको याद आ रही है, और क्या क्या प्रसंग है। वैसे वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनके इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ भारत की आर्मी कभी भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करती है। तो गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस की तरफ से भी और दूसरे हलकों से तो लगातार ऐसी बातें आ रही हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बिहार के खान सर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। मामला दरअसल इतना गर्म आ गया है कि विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है, और उसकी वजह है उनका एक बयान जिसमें वो मुसलमानों को लेकर विवादित बात करते दिखाई दे रहे हैं। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में हम आपको बताएं, वो वीडियो दिखाएंगे, और उस वीडियो में आप देखेंगे कि खान सर हमेशा की तरह बड़ी सी स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वीडियो में खान सर द्वंद्व समास पढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि संधि विच्छेद पढ़े हैं ना, कुछ संधि ऐसी होती है समास वगैरह में कि एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने हैं कि नहीं? उदाहरण के तौर पर खान सर कहते हैं कि सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब ये कि सुरेश जहाज उड़ाता है। इसके बाद खान सर कहते हैं कि यहाँ अगर हम नाम बदल दें, जैसे अब्दुल ने जहाज उड़ाया, तो यहाँ खान सर अब्दुल को जहाज उड़ाने का मतलब बम वगैरह से उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो खान सर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा।
और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित लगातार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा देश नमन करता हुआ। 67वीं पुण्यतिथि बाबा साहब अम्बेडकर और ये खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भी वहां मौजूद, लोकसभा स्पीकर भी वहां मौजूद, तमाम दिग्गज हस्तियां नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। कांग्रेस अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश नमन कर रहा है बाबा साहब को, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तमाम दिग्गज नेता। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की पीएम ने, और सोनिया गांधी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर, उन्होंने भी बाबा साहब को नमन किया। सोनिया गांधी यहां मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी साथ में यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है संसद भवन परिसर में। चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी बोले भगवान राम से सीखे बीजेपी आरएसएस के लोग, उन्हें जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं। सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी आरएसएस ने सीता माता को क्यों निकाला? वो लोग जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। उन्हें जय सिया राम कहने से क्या दिक्कत है? इन लोगों को भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की।